Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History Playlist आज हम शुरू कर रहे हैं. Chapter 1 है, that is Tracing Changes Through 1000 Years. इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 1000 years जिसे हम एक मिलेनियम कह सकते हैं, इन 1000 years में हमारी हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए थे. 1000 years बहुत लंबा टाइम होता है, आपको पता है, क्योंकि 1000 years इज़ ऑलमोस्ट 10 times ऑफ अ सेंचुरी. एक सेंचुरी मतलब होती है अभी 2000 चल रहा है, ठीक है. 2000 हम लोग कह सकते हैं इट इज़ 2000, द ईयर इज़ 2022. तो ये जो सेंचुरी चल रही है ये 21st सेंचुरी चल रही है. इसके पहले 1900s होता था, 1981, 1982, 1947 जब हमें फ्रीडम मिला. तो ये सारी जो डेट्स होती है ये सेंचुरीज़ में डिवाइड होती है. यहाँ पे बात हो रही है पूरी की पूरी एक मिलेनियम की. सबसे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू एंड शो यू अ फ्यू मैप्स. ये जो एक मैप है ना, इसमें अल इदरिसी करके एक जोग्राफर थे, कार्टोग्राफर भी कह सकते हैं. कार्टोग्राफर आर पीपल हु मेक मैप्स. सो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ अ कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु प्रिपेयर्स मैप्स. अल इदरिसी ने 12th सेंचुरी में एक मैप बनाया था जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिख रहा है. अब आप बोलोगे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो दिख ही नहीं रहा है. तो आप इसको इस तरीके से करो कि आपके पास में जो इंडिया का मैप है उसको उल्टा कर दो, क्योंकि अल इदरिसी आए थे अफ़गानिस्तान और वो ऊपर के एरिया से, हिमालय के साइड से इंडिया में आए थे. तो जस्ट इमेजिन ही एंटर्ड इंडिया फ्रॉम हियर एंड फिर उन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर करा. अब उस वक्त इतने मीन्स तो थे नहीं. यहाँ पे आप देख रहे हो उर्दू में जगहों के नाम भी लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं. एंड श्रीलंका, मेरे ख्याल से उन्होंने श्रीलंका ज़्यादा घूमा था, तो श्रीलंका इसलिए आपको ऊपर दिखता है. सो इट इज़ जस्ट अ पर्सपेक्टिव. एक तरीके से ये नज़रिया है कि उन्होंने इंडिया को पहले कश्मीर या सेंट्रल इंडिया के जोन से देखना शुरू करा. एंड ये जो एरियाज़ आपको दिख रहे हैं ये हिल्स हैं, ये माउंटेन रेंजेस हैं. अगर मैं माउंटेन रेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम समझ सकते हैं तो ये अरावली रेंजेस एंड उसके बाद में मालवा प्लेटू एंड ऑल एरिया जो दिखता है ये वो है. दीज आर द वेस्टर्न घाट्स जो वहाँ पे भी आती है, कुछ नीलगिरी हिल्स वगैरह आती है, तो ये उनका एरिया है. नाउ लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक एट अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैप. दिस इज अ मैप जिसमें आपको चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं बच्चों. इस मैप में आप इंडिया को एक्चुअल अभी जैसे देखते हैं ना उस तरीके से देख पाएंगे. दिस मैप वॉज क्रिएटेड इन अर्ली 18th सेंचुरी, मतलब ईयर 1700s में, जब ब्रिटिशर्स नए नए इंडिया आए थे. दूसरे सेलर्स, फ्रेंच, डच, ये लोग जब इंडिया आ रहे थे, ये तब की बात है. एंड दिस इज एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड इन एटलस नोवू ऑफ गिलोम दे लायल. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है इंडिया का नाम दिया हुआ है यहाँ पे इंडेस, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर इंडिया का नाम था. आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है ना. साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी लिखी गई है. इतेदुग्रान मुगल. अब ये मुगल वर्ड किसके लिए था? ये मुगल्स के लिए था, क्योंकि 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स आए थे 1700 ईयर में, तो इंडिया में बहादुर शाह जफ़र एंड ऑल इन लोगों का राज चल रहा था. एंड ही वॉज द लास्ट मुगल किंग. इसके बारे में आपकी बुक में आगे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये चैप्टर है. सो आई विल बी गोइंग अहेड एंड कवरिंग इट. आपको कुछ रीजन्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है रॉयल्टी दे बंगाल, ये दिख रहा है. देन मालवा. कुछ शहर दिख रहे हैं आपको, बुरहानपुर, ब्रानपुर एंड अदर सिटीज सच एज यू कैन फाइंड सम बिग सिटीज ओवर हियर, बालागेट, बगलाया, बेंगलोर एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो थी. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है दैट दिस मैप was used
by a lot of sailors and a lot of people who wanted to go ahead and explore the Indian subcontinent. Clear? Now let's move on. ये मैप और पहले वाला मैप, इन दोनों के बनने के बीच में जो डिफरेंस था ना, वो था 600 इयर्स का. तो आप देख सकते हो 600 इयर्स में इस तरीके का मैप सडनली एक वेल डिटेल्ड मैप बनता है. मतलब पीपल रियली एक्चुअली गो अहेड एंड गेट इलैबोरेटेड इन देयर नॉलेज एंड ऑल थिंग्स. देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ बंगाल लिखा हुआ है. गल्फ कहा जाता है एक सी का एरिया जो कि लैंड से सराउंडेड रहता है, उसे यूजुअली गल्फ कहा जाता है. तो वही वर्ड यहाँ पे भी लिखा गया है. अगर आप सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ईडन मिलेगा. उसी तरीके से गल्फ ऑफ बंगाल यहाँ पे लिखा हुआ था बिकॉज ये बे ऑफ बंगाल है ये पूरा एरिया, एंड यहाँ पे अरेबियन सी आ रहा है. सो दिस इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. कमिंग टू द टॉपिक नाउ, हम एक चीज़ बहुत क्लियरली जानते हैं कि ये जो मैप्स थे ये अलग अलग हिस्टोरियंस बनाते थे. तो जाहिर बात है अगर अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग मैप बनाएंगे तो उनकी जो भी डिस्कवरी रहेगी वो भी डिफरेंट रहेगी. ये लोग अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बेसिस पे मैप्स बनाते हैं. 600 इयर्स में बहुत सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बदल गया. उस समय मुगल्स हुआ करते थे, फिर ब्रिटिशर्स आ गए और भी कॉलोनाइजर्स इंडिया में आ चुके थे. अब लेट्स कवर द टॉपिक दैट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. हिस्ट्री जब कोई पढ़ता है तो उसे कुछ न्यू टर्म्स मिलते हैं. अब उन न्यू टर्म्स के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं, सो प्लीज़ पे अटेंशन. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. There are manuscripts, there are coins, there are inscriptions and so many things. होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें, लैंग्वेजेस एंड रीजन्स बदल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मिडीवियल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन हिस्ट्री में बहुत फ़र्क है. मिडीवियल इंग्लिश लैंड में और मॉडर्न इंग्लिश लैंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. सो यू शुड नो दैट थिंग वेरी नाइसली कि टाइम के साथ में टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज भी बदलती है. ठीक है, पहले इंडिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, अब इंडिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं. अब एक टर्म लेते हैं हिंदुस्तान. हम सबको पता है हिंदुस्तान एक ऐसा टर्म है जो कि इंडिया को डिनोट करता है, लेकिन ये जो टर्म है ये पहली बार 13th सेंचुरी में मिनाज शिराज ने इनकलकेट करा था. पहली बार 13th सेंचुरी में एक क्रॉनिकल था जो कि पर्शियन में लिखता था, उसने हिंदुस्तान एक एरिया बताया था. और पता है वो एरिया कितना था? इट वॉज नॉट द होल इंडिया जो आज हम देखते हैं. इट वॉज ओनली द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. मतलब नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है. इसके अलावा हिंदुस्तान था ही नहीं. साउथ इंडिया को तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा था क्योंकि वहां तक कोई इतना एंट्री कर ही नहीं पाया था. अब ये इसलिए भी था क्योंकि 13th सेंचुरी की अगर बात होती तो उस वक्त दिल्ली में मुगल्स नहीं, दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी. और दिल्ली के जो सुल्तान थे वो नॉर्थ इंडिया तक ही रूल कर पाए थे. वो कभी भी साउथ इंडिया तक नहीं जा पाए थे, वो डेक्कन वगैरह तक नहीं जा पाए थे. तो इस कारण से हिंदुस्तान सिर्फ उतने एरिया को कहा जाता था. बाद में 16th सेंचुरी में बाबर ने फिर पूरे इंडिया को जीता एंड वो नेम दिया हिंदुस्तान, पैन इंडिया को. तो अगर आप समझते हैं 13th सेंचुरी तक की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कितना था? ओनली टिल सेंट्रल इंडिया. 16th सेंचुरी में बाबर आते हैं. बाबर कौन थे? इफ यू रिमेंबर, यस, अकबर के ग्रैंडफादर एंड द एस्टैब्लिशर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. बाबर जब इंडिया आते हैं तो उन्होंने 16th सेंचुरी में पूरे इंडिया पे जीत हासिल कर दी और उन्होंने फिर पूरे इंडिया को हिंदुस्तान बोलना शुरू कर दिया. 300 साल पहले हिंदुस्तान सिर्फ हाफ इंडिया था.
300 साल बाद पूरे इंडिया को हिंदुस्तान बोलना शुरू कर दिया। तो ये हमको समझ में आता है कि लोग अपने एस्पिरेशंस के कारण जगहों के नाम भी बदल देते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी है काफ़ी हद तक वो भी बदल जाती है दोस्तों। नाउ इस वे में अगर मैं बात करूं तो अमीर खुसरो एक 14th सेंचुरी का पोएट था, काफ़ी फेमस पोएट। इनकी कुछ पोएम्स आज भी करिकुलम्स में आती है बच्चों। इन्होंने पहली बार वर्ड यूज करा था हिंद। अब हिंद उस वक्त थी कि लोगों को पता था कि एक एंटिटी इंडिया है, एक पूरा देश तो है, लेकिन ये हिंद का मतलब ये नहीं था जो आज हम समझते हैं, एक पूरी कंट्री विद बाउंड्रीज और स्पेसिफाइड। हिंद एक रीजन था। जैसे सहारा एक एरिया है, सहारा एक बड़ा डेजर्ट है दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती है, चाड, सुडान, देन उसके बाद में इजिप्ट एंड कोते दीवारी एंड ऑल सब प्लेसेस आती है उसके अंदर। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, हिंद जो नाम दिया गया था वो एक रीजन को दिया था, वो एक कंट्री स्पेसिफिक नेम नहीं था, क्योंकि बाउंड्रीज तब डिफाइन नहीं हुई थी। हिस्टोरियंस आज इसलिए इतने केयरफुल रहते हैं हिस्ट्री के बारे में कुछ भी बात जानने के लिए, क्योंकि हर हिस्टोरियन ने हर मैन्युस्क्रिप्ट को देखा है और हर मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई। अब भैया उस वक्त हिंदुस्तान किसको कहते थे और 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान किसको कहते हैं, चीज़ें बदल गई ना। तो प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। हिस्टोरियंस को फिर एक डॉक्यूमेंट पढ़ के हिस्ट्री नहीं बनानी चाहिए, हिस्टोरियंस को एफर्ट करना पड़ता है। वो बहुत सारे अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पढ़ के हिस्ट्री के बारे में फिर रीराइट करते हैं। नाउ मिडीवियल पीरियड में एक और वर्ड है, एक वर्ड आया था फॉरेनर। अभी जो वर्ड है फॉरेनर, उसका मतलब क्या होता है? फॉरेनर मतलब वो इंसान जो इंडिया का नहीं है, जो बाहर का है, सिंपल। लेकिन मिडीवियल हिस्ट्री में फॉरेनर का मतलब वो होता था जो एक स्ट्रेंजर होता था, एक विलेज में, दूसरे विलेज से इस विलेज में आया और उसे कोई जानता नहीं है, उसे स्ट्रेंजर कहते हैं। या तो फॉरेनर उसको कहा जाता था जो आपके कल्चर से, आपके सोसाइटी से मैच नहीं खाता है। हिंदी में फॉरेनर को परदेसी कहते हैं और उर्दू में उसे अजनबी। सो नाउ यू गेट इट। ये अजनबी या परदेसी जो टर्म है, इसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया जा रहा है कि ये दूसरे देश में रहता है। अजनबी जो टर्म है, इसमें इसका मतलब तो नहीं बता रहे हैं। आज हम अजनबी को इंग्लिश में स्ट्रेंजर बोलते हैं और फॉरेनर को हम वो पर्सन बोलते हैं जो हमारे कंट्री में नहीं रहता है। लेकिन आज से करीब 700-800 ईयर्स पहले सीधी सी बात है, फॉरेनर टर्म जो था उसका मतलब था कोई ऐसा पर्सन जो हमारे गांव का नहीं है। तो टर्मिनोलॉजी बदल गई है। अजनबी कहते हैं, अजनबी था, अजनबी मतलब कौन से देश से आया है, कौन सी जगह से आया है, हमें नहीं पता, हम इसे नहीं जानते। लेकिन आज अगर इंडिया में कोई इंडियन ही आपके पास चल के आएगा तो आप ये तो नहीं बोलोगे अपने पेरेंट्स को कि मम्मी कोई फॉरेनर आया है। तो टर्मिनोलॉजी जो है हिस्ट्री में वो धीरे धीरे बदलती रहती है एंड वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और इस कारण से हिस्टोरियंस का और थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है। टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो गई ना, तो उस हिसाब से चीज़ें भी देखना पड़ती है कि किसने कब क्या लिखा है, और सबको फिर मैच करके हिस्ट्री बनाई जाती है, हिस्ट्री लिखी जाती है, जो आप लोग स्टडी करते हैं। अगर हम हिस्टोरियंस के सोर्सेस के बारे में बात करें तो हमें ज़्यादातर हिस्ट्री लोगों के द्वारा जो लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स है उससे पता चलती है। रिमेंबर इन क्लास 6th आप लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के रूलर और हर्षवर्धन किंग के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उनके बाद में, इनके बाद के 1000 ईयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने 0 to 999 1000 ईयर्स तक पढ़ा था। अब हम लोग रफली अराउंड 700 to 1750 वाली हिस्ट्री
देख कवर कर लेंगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि इस चीज़ के लिए हिस्टोरियंस जो होते हैं वो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को सर्च करके अपना काम पूरे तरीके से निकाल के मैच करने लगते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आता है। देखिए, हैव यू एवर प्लेड दैट गेम डमशराज? आप अपने फ्रेंड के कान में कुछ बोलते हैं, फिर वो फ्रेंड किसी दूसरे बच्चे को बोलता है, वो फ्रेंड किसी दूसरे को बोलता है, फाइनली पता क्या होता है, जो मैसेज आपने दिया था ना वो तो पता नहीं कहाँ चले जाता है, क्या होता है समझ में नहीं आता है। तो वो चीज़ बच्चों यहाँ पे भी होती है। देखो, हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, किसी दूसरे ने उसको चेंज करा, उसने थोड़े वर्ड्स यहाँ वहाँ जोड़ दिए, थोड़े सेंटेंसेस चेंज कर दिए, कुछ चीज़ें शिफ्ट कर दी। तो हुआ ये कि हर हिस्टोरियन ने आके हिस्ट्री अपने तरीके से बदल दी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद में जब इन मैटर्स को पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट ओरिजिनल बात में और फाइनल बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यही प्रॉब्लम हिस्टोरियंस के साथ रहती थी। अब अगर हम बात करें तो पेपर, या एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर की वैल्यू के बाद में चल रही बात। मिड सेंचुरीज में, मिडिल 13th सेंचुरी की बात करूँ तो मिड सेंचुरीज कहेंगे हम उसको, स्कॉलर्स को जब एक बुक कॉपी करनी रहती थी तो उनके पास में पेपर नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे? देखो मैं बताता हूँ आपको। जब भी किसी स्कॉलर के पास में पेपर ख़त्म हो जाता था तो कोई सी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जो उसे लगता था काम की नहीं है, अब उसे लगता था काम की नहीं है, तो उसको वॉश करता था, उसके ऊपर जो भी लिखा है उसको वॉश करता था और उस पर अपनी बात लिख देता था। आप समझ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हज़ारों सालों के पहले के बारे में जो बातें हैं पूरा वॉश आउट कर दिया जाता था। तो पेपर की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी, एंड वंस फाइनली पेपर अराइव्ड, थिंग्स वर केप्ट इन आर्काइव्स। आर्काइव कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हैं। पेपर आया तो लोगों ने होली बुक्स, रूलर्स के क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स मतलब उनकी लाइफ स्टोरीज, लेटर्स, टीचिंग्स, सेंट्स जो आपके वर्ड्स बोल के जाते थे, इन लोगों का जो ज्ञान होता था उसको नोट करना शुरू करा। जुडिशियल रिकॉर्ड्स, लॉ एंड ऑर्डर के रिकॉर्ड्स, और अकाउंट्स और टैक्सेस के लिए उन लोगों ने रजिस्टर्स भी मेंटेन करना शुरू कर दिए थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेल्दी लोग रखते थे क्योंकि उनको संभाल के रखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा फ्रेजिलिटी वाला काम लगता था। रूलर्स होते थे, रिच पीपल होते थे, मॉनेस्ट्रीज होती थी और टेम्पल्स होते थे, सिर्फ इन जगहों पे रहती थी क्योंकि एक कॉमन मैन, पहली बात है, उस मैन्युस्क्रिप्ट की वैल्यू नहीं समझ पाता था। दूसरी बात है, उसको वो चीज़ें बहुत हद तक पता नहीं थी कि कैसे पढ़े और उसकी वैल्यू नहीं थी। धीरे धीरे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स बने जिससे हिस्टोरियंस को एग्जैक्ट उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री पता चली। लेकिन इसमें भी एक कैच था। कैच ये था कि हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता कि भैया लिखा क्या है, क्योंकि ज़रा सी भी अगर हैंडराइटिंग बदल गई मैन्युस्क्रिप्ट में तो वर्ड बदल जाता है। CAT कैट होता है, अगर COT लिख दिया आपने तो कॉट हो जाएगा। दैट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन। अब हम लोग एक चीज़ जानते थे कि अलग अलग जो हिस्टोरियंस होते थे वो अलग अलग वे में, अलग अलग हैंडराइटिंग में मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते थे। और उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं ना कि फोटोकॉपी करा, बस मशीन निकाली और ये बुक फिर से प्रिंट हो गई। नहीं, उस वक्त ये होता था कि ये जो स्क्राइब होते थे, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज बेसिकली द फिगर हो गया, फिगर 1। ही इज अ स्क्राइब किड्स। स्क्राइब एक पर्सन होता था जो एक मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते थे, फिर दूसरी बुकलेट लेते थे और उस पर वही चीज़ लिखते थे। अब यहाँ पे थोड़ा 19-20 हो जाता था, हाँ, एक सेंटेंस इधर, एक वर्ड उधर, ऐसे ऐसे करके अपने हिसाब से लैंग्वेज। आप कहते हो ना आंसर हम हमारे वर्ड्स में लिख लें क्या? मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते सर हम हमारे वर्ड्स में आंसर लिख लें। मैं उनको इनकरेज करता हूँ, डिस्करेज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनको इनकरेज करता हूँ
कि आप अपने वर्ड्स में लिखो बट इट शुड मैच द आंसर गिवन बाय योर टीचर और रिटन इन योर क्लास वर्क कॉपीज। तो यहाँ पे भी वो चीज़ होती थी, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जब चीज़ें बदलती है ना, तो 19 का 20 हो ही जाता है। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये पेंटिंग आप देख रहे हो ना, इस टाइप की पेंटिंग को मिनिएचर बोलते थे, क्योंकि ऐसी पेंटिंग्स मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर होती थी। एक मैन्युस्क्रिप्ट मतलब आपका रजिस्टर के अंदर एक छोटी सी 17 सेंटीमीटर एंड ऑल की एक मिनिएचर पेंटिंग। दोस्तों एक और सैड बात है, बहुत सारे कलेक्टर्स, मतलब जो ऐसे पेंटिंग्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे कलेक्टर्स इन पेंटिंग्स को मैन्युस्क्रिप्ट से काट के कलेक्ट करना शुरू करते थे। अब इससे क्या होता था, वो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ गई, उसका तो कोई यूज ही नहीं बचता था। दिस वॉज द थिंग दैट वॉज हैपनिंग। ये एक प्रॉब्लम होता था, ये बहुत फेमस प्रॉब्लम चलता था। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिगर 2 है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की हैंडराइटिंग दिख रही है तो दोनों उर्दू, लेकिन जो लेफ्ट में है उसको कहा जाता है नस्तलिक और जो राइट में है उसको कहा जाता है शिकस्तें। ये प्रॉब्लम ये होता था कि पहली बात तो टेक्स्ट बदल गया तो मीनिंग बदलने लगता था। दूसरी बात है कि ऑथर अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखते थे, तो हिस्टोरियंस को समझ में नहीं आता था, उनको बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स देख के हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ती है। टर्म्स अलग अलग मिलते हैं, उसको नोट करना पड़ता है। एक टाइम पे एक टर्म नहीं हो सकता है। पहले हिंदुस्तान मतलब आधा इंडिया था, अब मतलब साउथ इंडिया को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ और नाम था। अब हिंदुस्तान पूरा इंडिया है। और 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर विजिट करते हैं इंडिया, उनका नाम था जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने पहला क्रॉनिकल लिखा था 1356 में। कुछ बातें लिखी थी, विजिट करी थी इंडिया, कुछ बातें लिखी थी इंडिया के बारे में, और एक और वर्जन 2 साल बाद लिखा था 1358 में। लेकिन इन दोनों वर्जन्स की हिस्ट्री बहुत अलग अलग है। इंडिया में पॉलिटिकल चेंज आ गए थे। 1356 दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, सरकार बदली थी, किंग्स बदले थे, डायनेस्टी चेंज हुई थी। बहुत सारे डायनेस्टीज थी, लोधी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी एंड ऑल, देवर लाइक सो मेनी डायनेस्टीज। यहाँ पे भी जो क्रॉनिकल लिखा गया था वो 2 साल के अंदर काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। लोगों ने इत्तेफाक से जो सेकंड वाला जो क्रॉनिकल था वो पढ़ा, और हमारे इंडिया की हिस्ट्री सेकंड क्रॉनिकल के हिसाब से चल रही थी। वो तो काफ़ी सालों बाद 1960 में, 60s का ईयर था प्रॉबेबली, 60 से 70 के बीच, 1960s में पता चलता है कि भैया अल बिरानी जो थे, जियाउद्दीन बरानी जिन्हें कहा जाता है, इनका एक पहला वर्जन भी था, और उस वर्जन के हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री कुछ और थी। 2 साल में कुछ चेंज आ गए थे। तो आप यहाँ देख रहे हो ना बच्चों कि अगर हमें प्रॉपर मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिलती है, प्रॉपर क्रॉनिकल्स नहीं मिलते हैं, हिस्टोरियंस अगर 1, 2, 3, 4 क्रॉनिकल्स नहीं देख के हिस्ट्री डेवलप करें तो फिर तो हो गया काम। तो डेवलपिंग हिस्ट्री इज़ अ रियल टीडियस टास्क एंड इट हैज़ टू बी डन विथ a peace of mind. So much of research is needed, a lot of effort is needed, and time and dedication. I hope अब आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।